वेलकम एवरीवन। इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी था लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। उसका मतलब क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस सेम अमाउंट सेम मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो वो रिपेल होंगे। अगर वो रिपेल हो रहे हैं मीन्स उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, या ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड योर कूलम्ब फोर्स। सो गिव हेडिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। तो अब देखो क्या होता है। फर्स्ट राइट डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, magnitude of force acting between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Write down, magnitude of force acting between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. मान लो आपके पास दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1, ये है आपका Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अब देखो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इफ आई रिलीज दिस टू पॉजिटिव चार्ज, क्या ये रिपेल होगा? अगर ये रिपेल हो रहा है मीन्स इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? Q2 चार्ज, और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q1 चार्ज। लेट्स सपोज force on Q1 is suppose F12, force on Q1 charge due to Q2 charge, force on Q2 charge due to Q1 charge. Clear? Now force is a vector quantity और दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो अब देखो डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? ये क्या फोर्स है? लिसन, यहाँ पे फोर्स सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको आप ऐसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। ये जो दो फोर्स है दोनों का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। मॉड मीन्स दिस वन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लेट्स सपोज दिस इज योर F, सिंपली F। देन according to definition, this force is directly proportional to product of charges, means Q1 into Q2, and inversely proportional to square of distance between them, that is 1 by r square, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस क्या है? r। ओके, तो अब दोनों को कंबाइन कर दो। अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो हो जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square, Q1 Q2 by r square. Now first note down this one. तो अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो क्या करूंगा? मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा
then multiply a constant, then you get force is equal to, constant is your K, Q1 Q2 divided by R square, where K is your constant, और K होता है आपका, K is equal to 1/4 pi epsilon naught. K होता है आपका 1/4 pi epsilon naught. Now see what is epsilon naught. Now if you put this value, then F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. F is equal to Q1 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, or you can simply say K Q1 Q2 by R square. तो अब देखो ये epsilon naught होता क्या है, epsilon naught, this is called your electric permittivity of फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आप इसको फ्री स्पेस बोल सकते हो और एयर बोल सकते हो और वैक्यूम. वैक्यूम में या एयर में ये हमेशा सेम होता है, इप्सिलॉन नॉट. ओके, एंड वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट is 8.85 into 10 to the power minus 12. इसकी यूनिट क्या होगा, यहां से देखो, टेक इप्सिलॉन नॉट राइट साइड, तो ये होगा आपका क्यू क्यू, कूलम स्क्वायर, फोर्स हो गया आपका न्यूटन, आर हो गया आपका मीटर स्क्वायर. ओके, then epsilon naught is your 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो अब देखो, अगर ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे 1/4 pi epsilon naught, then this value is nearly equal to 9 into 10 to the power 9. ये होगा आपका 9 into 10 to the power 9. तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली याद कर सकते हो. ओके, नोट डाउन. तो अब देखो, मैंने जो फॉर्मूला अभी दिया है वो वैलिड होता है जब आपकी चार्ज एयर में हो या वैक्यूम में हो. अगर आप किसी मीडियम में चार्ज को शिफ्ट कर रहे हो तो उसकी फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है. जैसे कि मान लो आपने किसी एक मीडियम में रखा है, एक मीडियम है, अगर मीडियम में दो चार्ज रखा गया है आपका Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम है सेम r, ये क्या आपका मीडियम में है, तो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into epsilon r Q1 Q2 by r square. यहाँ पे एक epsilon r मल्टीप्लाई होता है epsilon naught के साथ. ओके, तो ये epsilon r क्या है, दैट इज कॉल्ड योर relative permittivity of medium. Relative permittivity of medium. Medium की relative permittivity, and this one is written as epsilon by epsilon naught. Epsilon by epsilon naught. तो epsilon naught क्या है, permittivity of free space. तो जो इप्सिलॉन है, दिस वन इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ऑफ मीडियम. ओके, तो अब देखो, इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट इज योर इप्सिलॉन आर, दैट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो वैल्यू है वो इक्वल होता है. तो ये अलग है और ये अलग है, ये इक्वल होता है. कहीं कहीं पे क्वेश्चन में गिवन होगा सिंपली के.
तो यहाँ पे ये के 9 इंटू 10⁹ नहीं है, ये जो के है वो होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। Dielectric constant. This value is equal to your dielectric constant. Okay, note down. Give heading this one. Coulomb's force इन मीडियम, हेडिंग दे दो और फिर लिखो। ओके, इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, वेट दिस इज योर डबल पी, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो कूलम्ब्स लॉ में अगर दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव Q1 Q2, तो ये रिपेल होगा और दोनों का फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन। अगर एट्रैक्शन हो रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, विथ सेम मैग्नीट्यूड F एंड F। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके ऊपर फोर्स F है तो इसके ऊपर भी फोर्स F है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो राइट द पॉइंट्स। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज having each charge have same magnitude but opposite direction. Force acting on each charge have same magnitude but opposite direction. दोनों में क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स एक्टिंग along the line joining of two charges. लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इसका मतलब है कि जो भी फोर्स है उस वो कहां पे एक्ट करेगा, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। अगर Q1 एंड Q2 को ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन हो गया, तो जो भी फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, अलोंग दी लाइन। ठीक है। नाउ थर्ड वन, अब देखो क्या यहां पे मैं इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूं। अगर ये एक्शन तो ये होगा आपका रिएक्शन, देन यू कैन से दिस फोर्स, और दिस फोर्स आल्सो कॉल्ड योर कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, is action reaction pair, और इसको आप बोल सकते हो सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स। द कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स इन व्हिच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर कोई फोर्स के लिए कुछ वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, अगर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड योर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नोट डाउन।
Now, one more point. Magnitude of force between two charges is always independent of presence or absence of other charges. जैसे कि मान लो कि आपके पास दो चार्ज है, इनिशियली आपके पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, एंड दोनों में फोर्स लग रहा है मान लो 4 न्यूटन. इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मान लो 4 न्यूटन लेफ्ट साइड, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन राइट साइड. अगर मैं और एक चार्ज ला के यहाँ पे प्लेस कर दूं, मान लो नेगेटिव चार्ज है -Q3, तो अभी इन दोनों में भी फोर्स लगेगा. तो मान लो इसके लिए इसके ऊपर किधर लगेगा फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज. मान लो ये फोर्स हो गया आपका 5 न्यूटन, और ये फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो 5 न्यूटन. तो यहाँ पे देखो इनिशियल ये था 4 न्यूटन. जब मैं और एक चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो इसके लिए फोर्स लगेगा, बट जो इनिशियल फोर्स था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो जो पहले से चार्ज था, वो जो पहले से फोर्स था वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो थर्ड चार्ज से इंडिपेंडेंट है. ये चार्ज आ जाए या और भी चार्ज आप यहाँ पे पुट कर दो Q4, लेकिन इन दोनों में जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. क्लियर, नोट डाउन. अब देखो एग्जांपल, आपके पास है दो चार्ज 2 कूलम, ये है 3 कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज एक दिस वन इज 3 मीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट फोर्स, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो K का वैल्यू क्या होता है, सिंपली पुट कर दो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 इज 2 कूलम, Q2 है आपका 3 कूलम, डिवाइड बाई R स्क्वेयर इज 3 स्क्वेयर, दैट इज 3 स्क्वेयर, देन 3 स्क्वेयर इज 9, कैंसिल, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन. ये हो गया आपका आंसर. ओके, नोट डाउन. तो अब देखो ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे चार्ज है Q, यहां पे एक चार्ज है Q, और यहां पे एक चार्ज है Q. देयर आर 3 कॉर्नर, सपोज 1, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2 एंड कॉर्नर 3, एंड तीनों कॉर्नर में क्या है, सेम चार्ज Q. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट नेट फोर्स on charge at position वन. एट पोजीशन 1 मीन्स ये पोजीशन में ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या आपका Q है, तो इस Q चार्ज के ऊपर
नेट कितना फोर्स लग रहा है। तो अब देखो इस क्यू चार्ज के लिए यहां पे क्या होगा, रिपल्सन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन हो रहा है तो इसके लिए इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। वेट, आप डिस्टेंस ले लो, ये हो गया आपका आर आर आर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डिस्टेंस है आर आर आर। तो यहां पे देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन पे। तो अब देखो ये है आपका 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये आपका 60 होगा, और सिंपली बोल सकते हो ये भी 60, ये 60 है, तो टोटल एंगल 60, अगर टोटल एंगल 60 है तो ये 30 और ये हो गया 30, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आपका F1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2, इसके लिए फोर्स हो गया यहाँ पे F1, इसके लिए फोर्स हो गया यहाँ पे F2। देन यू कैन राइट F1 इज इक्वल टू Q इंटू Q1 Q2। तो अभी इन दोनों में चार्ज क्या है, Q Q Q Q Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है R R स्क्वायर। तो अब देखो F2 क्या होगा, अगेन K Q Q Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो दोनों इक्वल है, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मान लो आप सिंपली F, सिंपली मान लो F। तो ये हो गया आपका F, ये भी है आपका F। तो अब क्या करोगे, अभी F का कंपोनेंट लो अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं F का कंपोनेंट यहां पे लूं, F का कंपोनेंट एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका F cos 30, ये हो जाएगा आपका F sin 30। सिमिलरली अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट लूं देन अलोंग y डायरेक्शन, यहां पे क्या हो जाएगा फिर से F cos 30 और इधर हो जाएगा आपका F sin 30। ओके, तो अब देखो इन हॉरिजॉन्टल इधर फोर्स लग रहा है F sin 30, इधर भी F sin 30। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या होगा, नेट फोर्स 0। देन नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो गया आपका 0। तो नेट फोर्स अभी किधर है, ओनली अलोंग वाई एक्सिस। देन यू कैन राइट नेट फोर्स इज योर, नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, और टोटल क्या है F cos 30, F cos 30, that is 2F cos 30। तो यू गेट 2F क्या है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, एंड cos 30 इज √3/2। तो 2 कैंसिल हो गया, द नेट फोर्स इज इक्वल टू √3 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन। तो अब देखो और एक क्वेश्चन देखो, चार्ज है आपका Q, यहां पे है -Q, यहां पे चार्ज है -Q, यहां भी मान लो -Q, यहां पे आपका Q, यहां पे भी आपका है Q, ठीक है। और सेंटर पे एक चार्ज है आपका +Q, और जितने भी साइड्स है सारे के सारे साइड है आपका A। ये हो गया आपका हेक्सागोन, 6 साइड
ईच साइड लेंथ इज ए, चार्ज है क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और ये हो गया आपका सेंटर में चार्ज क्यू। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट सेंटर। तो सेंटर में जो चार्ज है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ पॉज द स्क्रीन, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब देखो सॉल्यूशन। ये अगर हेक्सागोन है और डिस्टेंस अगर ये ए है तो क्या ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ए, सारे डिस्टेंस क्या है ए है, तो सारे डिस्टेंस हो गया आपका ए। तो अब देखो क्यू चार्ज के लिए फोर्स, इस क्यू इसको रिपेल करेगा तो फोर्स होगा इधर, ये क्यू इसको इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा इधर। अब ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स होगा इधर, ये क्यू चार्ज इसको भी अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स होगा इधर। सिमिलरली ये क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इधर, ये माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट तो फोर्स लगेगा इधर। तो अब देखो सारे चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है क्यू, चार्ज क्यू है, जितने भी चार्ज है सब क्यू है, डिस्टेंस भी क्या है ए है, तो क्या सारे फोर्स सेम होंगे। यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, इज क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। अगर किसी पॉइंट के लिए भी यहाँ पे अगर फोर्स लिखोगे तो फोर्स क्या होगा के क्यू स्क्वेयर, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस है आपका ए, दैट इज ए स्क्वेयर। ओके, तो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल क्या होगा 2f, यहाँ पे टोटल 2f, यहाँ पे टोटल 2f। तो ये हो गया आपका चार्ज जो सेंटर पे है Q, इसके ऊपर इधर लग रहा है 2f, इधर लग रहा है 2f और इधर है आपका 2f। क्लियर। तो अब देखो अगर ये हेक्सागोन है तो ये साइड ए होता है, ये ए, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 है मीन्स ये 60 ये भी 60, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो फिर से 2f का कंपोनेंट लो, इसका कंपोनेंट लोगे अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगा आपका 2f cos 60, इधर होगा 2f sin 60। सिमिलरली इस 2f का कंपोनेंट लोगे तो इधर होगा 2f cos 60 और यहाँ पे होगा आपका 2f sin 60। तो अब देखो ये और ये सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, द नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज 2f cos 60, 2f cos 60, टोटल 4f cos 60 प्लस ये है आपका 2f दैट इज 4f cos 60, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस 2f, तो 2 कैंसिल, दैट इज 2f प्लस 2f इज इक्वल टू 4f। तो ये हो गया आपका 4f क्या है, ये आपका f दैट इज के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। दिस वन इज योर आंसर। नेट फोर्स इज इक्वल टू 4k क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। नोट डाउन। नाउ अब देखो
फोर्स होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आपने अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी, आपने ओनली मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे करोगे? सो राइट डाउन, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर, कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर। तो मान लो यहाँ पे आपका है एक्स वाई एक्सिस, देन दिस इज पोजीशन ए, पोजीशन बी, कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1 x2 y2। तो ए में है एक चार्ज Q1, बी पे है एक चार्ज Q2, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं कहूं फोर्स, तो फोर्स होगा आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो अब यहां पे फोर्स किसके ऊपर निकालना है, ए पे या बी पे? अगर बी पे चाहिए तो ए के लिए बी पे फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा, तो दिस इज योर फोर्स F, देन यू कैन राइट फोर्स F इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अभी चाहिए आपको डायरेक्शन भी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई आर वेक्टर, और सिंपली अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ अगर एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर। इसको एन वेक्टर लिखो या आर वेक्टर लिख दो, आर वेक्टर। और आर के ये होता है आपका यूनिट वेक्टर, दैट इज आर केप। देन व्हाट इज यूनिट वेक्टर? आर केप इज रिटन एज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहां पे पुट कर दो, तो ये होगा आपका के Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। ओके, तो के कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज हो गया। तो अब देखो ये आर वेक्टर है क्या, आर वेक्टर है क्या, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो इसके ऊपर फोर्स चाहिए, तो दिस वन इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, देन दिस वन इज योर आर वेक्टर 1 to A to B. So here you can write R vector is equal to RB vector minus RA vector. तो RB vector क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B. दिस इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, और ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B इज RB एंड RA. तो RB क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अगर कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो सिंपली इसको लिखोगे RB वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप। सिमिलरली RA वेक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, x1 i कैप y1 j कैप। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये होगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। नोट डाउन। सो हियर r वेक्टर इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। देन मैग्नीट्यूड ऑफ r, so magnitude of r can be written as simply r that is under root of this one, that is x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. ओके, देखो अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z भी ऐड हो जाता, z2 k कैप z1 k कैप। तो यहाँ पे भी z टर्म आता और यहाँ पे भी z का टर्म आता। ओके, तो पहले इसको लिख लो, और उसके बाद देखो एग्जाम्पल देखो, ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट
कोऑर्डिनेट है 2,4 और ये है आपका सपोज 4 टेक 3,1. क्लियर? सो हियर यू कैन से आर वेक्टर, यहाँ पे चार्ज ले लो 2 कूलम, यहाँ पे ले लो 3 कूलम. तो अभी 3 कूलम के ऊपर फोर्स निकालना है, तो ये इसको रिपेल करेगा. अगर रिपेल करेगा तो फोर्स होगा इधर 2 कूलम 3 कूलम, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है. अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. अगर रिपेल करेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर. तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन. अगर ये डायरेक्शन है तो ये आपका फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. तो जो आर होगा वो इस तरीके से होगा, आर वेक्टर. ठीक है, तो अब आर वेक्टर कैसे लिखोगे, x2 minus x1 I cap means 3 minus 2, 3 minus 2 I cap plus 1 minus 4 J cap. ओके, तो ये हो गया आपका 2 minus 1 I cap, 1 minus 4 minus 3 J cap. तो अभी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ r is equal to अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है 1 I cap, दिस इज 1 square, then minus 3 square, or you can write 3 square, then 3 square is 9, 9 plus 1 under root 10. तो आपको चाहिए अभी फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू लिख दो k q1 q2 बाय r क्यू इंटू r वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म. तो ये भी होगा आपका वेक्टर. सो k हो गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 q2 2 and 3 डिवाइड बाय r क्यूब. अगर मैं अंडर रूट 10 का क्यूब करूं तो ये होगा आपका 10 रूट 10 एंड r वेक्टर, दिस वन इज योर r वेक्टर, दैट इज I कैप माइनस 3 j कैप. ओके, तो इसको सॉल्व कर दो. 2, this is 5, 9 into 3, 27 by 5 root 10 into 10 to the power 9 I cap minus 3 j cap. Okay, and unit is Newton. ये हो गया आपका आंसर. अंडरस्टूड? नोट डाउन.